बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लिक्विड स्टेट मैटर के बारे में जानेंगे। तो लिक्विड स्टेट मैटर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले आए कि लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो क्या है। तो मैंने आपको बताया पहले कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। तो गैसेस का जो हमने पढ़ा था कि गैसेस का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होता है वो कम होती है, वो लो होती है। इसके मुकाबले में अगर आप फिर लिक्विड ले लें तो लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो थोड़ी हाई होगी, ज़्यादा होगी। किस चीज़ से? वो गैसेस से। लेकिन जहन में रख ले कि सॉलिड जो है तो लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो सॉलिड से क्या होगी? कम होगी। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ लिक्विड जो है वो इंटरमीडिएट है, कि दरमियान है। लिक्विड गैस और सॉलिड के दरमियान, गैसेस से ज़्यादा है और सॉलिड से कम है। तो प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात कर लें तो गैसेस का लिक्विड का जो है उनकी अपनी जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड वॉल्यूम है। वॉल्यूम इनके मालूम है कि कितनी वॉल्यूम है, लेकिन इनकी शेप जो है वो शेप नहीं है। तो ये शेप कैसे अचीव करती है? अगर हम इसकी किसी कंटेनर में डालें तो वो कंटेनर की शेप जो है वो अचीव कर लेगी। क्या कर लेगी? शेप ऑफ द कंटेनर अचीव कर लेगी। अच्छा, इसके बाद है एवापोरेशन। तो याद रखिए कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में बार बार का पढ़ा होगा कि जो वाटर है या जो लिक्विड फॉर्म है वो गैसेस में कन्वर्ट होती है। तो इसके लिए एक खास किस्म का बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट। नो, तो आप लोगों ने दो टर्मिनोलॉजीज स्टडी की होंगी, एक होगी एवापोरेशन और दूसरी स्टडी होगी वेपोराइजेशन। तो यहाँ पर ये एक अच्छी सी बात, ये एक पॉइंट आ गई। आप लोग इसे ध्यान में रख ले कि एवापोरेशन और वेपोराइजेशन के बीच कुछ खास डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? तो याद रखिए कि वेपोराइजेशन के लिए अगर हम वाटर की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़रूरी है। कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर बॉयल करेगी तो इसका मतलब कि वेपोराइजेशन हो रही है। लेकिन अगर आप नॉर्मली देखें तो जो बर्फ़ है हमारे पास, आइस या आम लिक्विड, तो उससे भी आम हालत में जो है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होती जाती है और वो फ्लो करती है इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में। तो वो कैसे करती है? उसको तो कोई 100 या 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं दिया गया होता। तो वो इसलिए होती है कि इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एवापोरेशन। एवापोरेशन वो है कि द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस विदाउट एनी एक्सटर्नल टेम्परेचर। द कन्वर्जन ऑफ एवापोरेशन या विदाउट एनी स्पेसिफिक टेम्परेचर। कि अगर लिक्विड के वाटर की हम बात करें तो उसकी एवापोरेशन रेट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन वेपोराइजेशन। लेकिन अगर आप देख ले तो ऐसी भी कम टेम्परेचर भी फ्लो करती है, वो जो है गैसेस में फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो उस जो विदाउट टेम्परेचर कन्वर्जन जो है इसको हम क्या कहेंगे? एवापोरेशन कहेंगे। तो याद रखिए कि एवापोरेशन जो है वो लिक्विड में पॉसिबल है। और एवापोरेशन जो है वो तीन बातों पर डिपेंड करती है। तीन बातों के साथ एवापोरेशन जो है वो कम या ज़्यादा होती जाती है। आप देख ले, पहली जो है सरफेस एरिया। तो आप अगर नॉर्मल एग्जांपल ले लें, आप एक गिलास में पानी ले लें और एक खुली हुई सरफेस जिसकी सरफेस ज़्यादा हो, एक खुली हुई बर्तन में पानी डाल ले, तो आप लोगों को खुद अंदाज़ा होगा कि किस चीज़ से एवापोरेशन ज़्यादा होगी। उससे ज़्यादा होगी जिस चीज़ की सरफेस एरिया ज़्यादा हो, मतलब गिलास से कम एवापोरेशन होगी मुकाबले वो खुले हुआ जो पॉट होगा, जो बर्तन होगा, इससे जल्दी एवापोरेशन होगा मुकाबले इस गिलास के। अच्छा, उसके बाद है टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि एवापोरेशन भी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर कम होगा तो एवापोरेशन का रेट भी कम होगा। इसके बाद है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। याद रखिए अगर एक मॉलिक्यूल दूसरी मॉलिक्यूल को ज़्यादा फोर्स के ज़्यादा अट्रैक्ट करती है तो उसका जो है एवापोरेशन रेट कम होगा। लेकिन अगर उसके बीच में जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो ज़्यादा है तो फिर एवापोरेशन कम होगा। लेकिन अगर कम है तो एवापोरेशन ईजिली भी फिर पॉसिबल है। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर आप लोग नॉर्मली अगर देख लें कि अगर एक कुकर में आप लोग कुछ पका रहे हैं और उससे अगर आप ढक्कन खोल लें तो आप देख लें कि कुछ पानी के जो ड्रॉप्स है वो ऊपर जो है वो ढक्कन पर पड़े होंगे। वो कैसे? और जो है नीचे जो वाटर की जो पॉट है जो तो हीट की वजह से वो लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होते जाते हैं। जब ऊपर जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल दोबारा कंडेंस होती है और फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो वेपर प्रेशर किसे कहते हैं? वेपर प्रेशर वो प्रेशर है जिसमें जो है वो लिक्विड
का जो एवापोरेशन रेट है, मतलब जो गैसियस फॉर्म में कन्वर्जन का रेट है, और फिर कंडेंसेशन रेट जो है, मतलब वो गैसियस फॉर्म से वापस लिक्विड में आने वाला लिक्विड फॉर्म में आने वाला जो रेट है, कंडेंसेशन रेट और वेपराइजेशन रेट या एवापोरेशन रेट, वो दोनों जब जिस पॉइंट पर इक्वल होती है, एक दूसरे के बराबर हो जाती है, कंडेंसेशन और वेपराइजेशन या एवापोरेशन पॉइंट, जब वो जिस पॉइंट पर एक दूसरे की वो प्रेशर इक्वल हो जाती है, उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहेंगे। तो वेपर प्रेशर जो है उसकी भी यहाँ पर मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो कम ज़्यादा हो सकती है। एक है नेचर ऑफ द लिक्विड, तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, मतलब हमने 4 नंबर यूनिट में केमिकल बॉन्डिंग में पोलर और नॉन पोलर की भी की बात की है। तो याद रखिए कि मैंने आपको बताया कि पोलर के दरमियान जो है वो एटम्स के दरमियान एक खास किस्म की जो है वो नेगेटिव फाइट और पोल्स क्रिएट हो जाए, जिसकी वजह से एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल को अट्रैक्ट करती है। तो याद रखिए कि पोलर के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो ज़्यादा है बमुकाबिला नॉन पोलर। ठीक, तो नॉन पोलर के बीच अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि नॉन पोलर के बीच जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी नहीं है जितने पोलर के बीच है। तो इसका मतलब कि वेपर प्रेशर जो है वो नॉन पोलर का ज़्यादा होगा मुकाबिला जो है वो पोलर के। अच्छा, उसके बाद अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर ले तो वही बात हो गई कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा है तो हमारे पास जो है वो वेपर प्रेशर ज़्यादा का यूज़ होगा, मतलब ज़्यादा वेपर प्रेशर इस्तेमाल होगी, ज़्यादा हीट यूज़ होगी मुकाबला उनके जिसमें इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होगी। इसके बाद है साइज़ ऑफ मालिक्यूल। तो याद रखिए कि अगर एक मालिक्यूल को हम एवापोरेट करते हैं, उसको हम गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर वो मालिक्यूल की साइज़ ज़्यादा होगी तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि वो डेंस होगी, वो हेवी होगी, तो वो एनवायरनमेंट में इजीली सर्वाइव नहीं करेगा। मुकाबला कि अगर एक मालिक्यूल वो लाइटर है, वो हल्की है, तो वो एनवायरनमेंट में फिर सर्वाइव कर सकता है। तो अगर मालिक्यूल की साइज़ ज़्यादा हो तो फिर वो एवापोरेशन रेट उसका जो है वो कम होगा मुकाबले उस मालिक्यूल के जिसकी साइज़ छोटी है। 4th नंबर जो है वो टेम्परेचर। तो वो अंडरस्टूड सी बात है कि टेम्परेचर आप ज़्यादा दें तो काइनेटिक का जो है वो एनर्जी वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और ज़्यादा तेज़ी के साथ वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगी। अच्छा, तो अब 4 नंबर के पॉइंट के प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें वो है बॉइलिंग पॉइंट। तो याद रखिए बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन ये है कि जो एनवायरमेंटल प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो नॉर्मली हम लोगों पर हर वक्त 24/7 रहता है, इसे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो अगर लिक्विड को हम इतनी हीट दे दें कि वो उसका जो अंदर का जो मॉलिक्यूल के बीच जो प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर, वो बिकम इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मॉलिक्यूल के बीच जो प्रेशर है वो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट हो गया कहेंगे। इस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। नॉर्मली अगर आप नॉर्मल फिनोमेना में बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना चाहे तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर जिस पर एक लिक्विड जो है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट इसे कहते हैं। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट किस किस चीज़ पर इन्हिसार करती है, तो पहले जो है वो है नेचर ऑफ द लिक्विड। मैंने आपको बताया कि अगर पोलर कंपाउंड पोलर हो गया तो इसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा मांगेगी, ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल करेगा। लेकिन अगर नॉन पोलर हो गया तो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर प्रोसेस कम होगी, तो कम टेम्परेचर पर भी बॉयल कर सकता है, टेम्परेचर जो है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। इसके बाद सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है एक्सटर्नल प्रेशर की, मतलब बाहर प्रेशर। तो अगर एक मॉलिक्यूल जो है वो नॉर्मल प्रेशर पर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक हो गया, तो वो एक आम रेट से कन्वर्ट होगी, आम रेट से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होती जाएगी। लेकिन अगर हम बाहर से कोई प्रेशर इनको दे दें, मतलब बाहर से आप ये कह ले कि क्लोज कंटेनर में ले ले और हीट दे, तो उससे इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, एक्सटर्नल प्रेशर यूज़ हो गई। तो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से जो है वो ही मॉलिक्यूल की जो है वो बॉइलिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो सकती है। मतलब एक्सटर्नल प्रेशर के साथ एक मॉलिक्यूल की जो है वो रेट ऑफ जो इवापोरेशन है वो ज़्यादा हो सकती है। इसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट,
ये 5th नंबर प्रॉपर्टी है फ्रीजिंग पॉइंट। तो लिक्विड की खासियत है कि इसको हम कम से कम टेम्परेचर पर भी जो है वो फ्रीज कर सकते हैं। लिक्विड का फ्रीजिंग की डिफिनेशन ऐसी है कि जो सॉलिड फॉर्म लिक्विड फॉर्म से अगर हम सॉलिड फॉर्म कन्वर्ट करना चाहें तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम फ्रीजिंग कहेंगे। और जिस टेम्परेचर पर ये कन्वर्ट होगा तो उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। तो द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड सॉलिड्स दैट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड और लिक्विड जो है वो एक इक्विलिब्रियम में आ जाए, मतलब उससे एक साइड पर अगर हम टेम्परेचर को ज़्यादा कर ले तो लिक्विड में चेंज होगा, और अगर हम उस पॉइंट से टेम्परेचर को कम कर ले तो डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में आएगा। तो इस किस्म टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। उसके बाद है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन तो हमने गैसेस में पढ़ी, यहाँ पर आप सिर्फ इतना जान लें कि हाँ लिक्विड में जो है वो डिफ्यूजन पॉसिबल है। उसके बाद है मोबिलिटी। तो बिल्कुल मालिक्यूल जो है लिक्विड्स की वो भी एक दूसरे के ऊपर फ्लो करते हैं, और मालिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकती है वो लिक्विड की। उसके बाद है डेंसिटी। तो याद रखिए कि डेंसिटी जो है वो भी गैसेस के लिहाज से उसी तरह गैसियस से जिस तरह इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा है, तो उसी तरह गैसेस जो है वो डेंसिटी भी वो जो लिक्विड की है वो ज़्यादा है। लेकिन याद रखिए यहाँ पर कि लिक्विड की डेंसिटी गैसेस से ज़्यादा है लेकिन सॉलिड से कम है। ठीक, तो ये हो गया आपका लिक्विड स्टेट। इसके बाद इंशाल्लाह आएगा सॉलिड स्टेट। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।